संशोधन बिल पर लगातार सुप्रीम कोर्ट में बहस देखने को मिल रही है, जहां आज तीसरा दिन है। तीसरे दिन में भी वक्फ संशोधन बिल को लेकर पक्ष और विपक्ष के बीच में तीखी नोकझोंक है, लेकिन अभी तक कोई फैसला निकलकर सामने नहीं आया है। जहां एक तरफ सुप्रीम कोर्ट पर कई बड़े सवाल खड़े होते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में ही वक्फ संशोधन बिल को लेकर तीखी नोकझोंक के बीच में देखने को मिल रहा है। कई ऐसी दलीलें पेश की जा रही हैं, कई ऐसे दावे यहां पर सामने लाए जा रहे हैं जिसको लेकर बड़ा हंगामा देश भर में देखने को मिल रहा है। जहां देश भर में मुस्लिम संगठनों द्वारा विरोध दर्ज किया जा रहा है इस बिल के खिलाफ, तो वहीं केंद्र सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि मुसलमानों के मौलिक अधिकारों का हनन नहीं है, बल्कि उन सभी मुस्लिमों को हक दिलाने के लिए इस बिल को लाया गया है। लेकिन क्या वाकई हक दिलाने के लिए बिल को लाया गया है? जहां पक्ष विपक्ष के तहत जहां दलीलें पेश की जा रही हैं, इसमें तमाम जानकारियां साझा भी की जा रही है और इससे कई सवाल यहां पर खड़े भी हो जाते हैं। वक्फ संशोधन बिल को लेकर जो सवाल खड़े हो रहे हैं उस पे हम चर्चा भी करेंगे। मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी अमन सर जुड़ चुके हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जहां कपिल सिब्बल द्वारा 5 याचिकाओं के तहत जो इस बिल के विरुद्ध में दर्ज की गई थी, उन पर उन्होंने अपना पक्ष रखा था। जब उन्होंने एक बात कही थी कि मेरी जमीन है और मैं अपनी इच्छा अनुसार इस जमीन को वक्फ को दान करता हूं, तो इसमें कोई दखल अंदाजी नहीं कर सकता है। लेकिन अब जो केंद्र सरकार की तरफ से जो सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता हैं, इन्होंने ये कहा है कि जो वक्फ है उसका मतलब दान है, और दान सिर्फ हम इस्लाम से जोड़कर नहीं देख सकते हैं, और दान हर धर्म में होता है, इसलिए इस्लाम अलग है और वक्फ अलग है। इसे सिर्फ एक समुदाय से जोड़कर नहीं देखना चाहिए। इसको कहां तक तर्कसंगत समझते हैं? देखिए, पहली बात तो ये नाज़रीन की लगातार इस मुद्दे के ऊपर जिस तरह से अदालत के अंदर बहस चल रही है, इसके ऊपर हर बिंदु के ऊपर चर्चा हो रही है, अपने अपने दलीलें पेश की जा रही हैं, तो ऐसे में पूरा देश इस उम्मीद में है कि कोई बेहतर फैसला निकल कर सामने आएगा, क्योंकि मुस्लिम पक्ष लगातार ये बात कहता रहा है कि भाई हमारे धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप है। एक तरीके से आखिर क्या जरूरत आन पड़ गई इस पूरे के पूरे मामले को छेड़ने की? आप देखिए कि मोदी सरकार तकरीबन 10 से 11 सालों से सत्ता में है, लेकिन 10 से 11 सालों के बाद उनको याद आता है कि वक्त में संशोधन भी करना है, और यहाँ पर वो कह सकते हैं उसमें जो ड्राफ्ट बनता है उसको जेपीसी के पास जाता है, फिर सदन की पटल पर रखा जाता है, लोकसभा के फिर राज्यसभा, और उसके बाद राष्ट्रपति जी इसके ऊपर हस्ताक्षर करते हैं, कानून बन जाता है। लेकिन उसके बाद जिस तरह से इस बिल को, इस पूरे मामले को लेकर जो याचिकाएं दाखिल होती है, 70-75 याचिकाएं दाखिल होती हैं, उन्हीं के ऊपर अब सुनवाई होती हुई नजर आ रही है। मेरे ख्याल में 5 से 6 ऐसी सिलेक्ट की गई, इनके ऊपर सुनवाई हो रही है। अब जब 2 से 3 दिन हो गए लगातार सुनवाई होते हुए, तो अब देश ये भी देख रहा है कि क्या यहाँ से कोई निर्णय अंतिम होने वाला है, इसीलिए इस सुनवाई को टाला नहीं जा रहा, क्योंकि आप देखिए एक दिन की सुनवाई होती है, फिर तारीख दे दी जाती है, लेकिन यहाँ पर आज आई थिंक तीसरा दिन है जब लगातार संसद अदालत के अंदर इस जो वक्त के ऊपर चर्चा हो रही है, बिल के ऊपर चर्चा हो रही है। बाकायदा दोनों पक्ष अपने में दलील रखते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि जो दलीलें दी जा रही है उसमें ये कहा जा रहा है कि भाई ये कोई धार्मिक मामला नहीं है, वक्त तो हर जगह पर नजर आता है। दान की बात करते हैं तो वो क्रिश्चियनिटी में भी है, वो हिंदूज में भी है, वो सिख में भी है, वो मुस्लिम्स में भी है, और इसको लेकर धर्म का मुद्दा बनाना कहीं से भी कोई तर्कसंगत बात नहीं है, क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया है कि वक्फ के नाम पर लोगों के साथ में जोर जबरदस्ती भी की गई है उनकी जमीनों को। सर, वक्फ बाय यूजर को कैसे देखते हैं? जहां केंद्र सरकार इसे हटाने की मांग कर रहा है, तो वहीं ये कहा जा रहा है कि ये तो दान की गई जमीनें हैं, लेकिन वक्फ बाय यूजर में जो जमीनें ज्यादातर आई हैं, वो ये कहा गया है कि वक्फ में अपने आप इसे अपने अधीन माना गया है, यानी कि वो जमीनें जो धार्मिक फायदे के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, धार्मिक रूप में इस्तेमाल की जाती हैं, इसे वक्फ अपने आप इसे अपने अधीन मान लेता है। लेकिन केंद्र सरकार का मानना है कि इसके ना तो कोई दस्तावेज है, ऐसे कैसे में ये सिद्ध हो पाएगा? तो इसमें कई सवाल खड़े होते, वाद विवाद इसी पर ही है। जाहिर बात है नाज़रीन, 200 साल पहले अगर जमीन कोई वक्फ रही होगी तो कहाँ से उसके डॉक्यूमेंट आएंगे, कहाँ से कागजात आएंगे, दस्तावेज कहाँ से आएंगे, इसको लेकर पूरे का पूरा मामला है। और वक्फ बाय यूजर की जहाँ तक बात हो रही है, लगभग 4 लाख करोड़ के आसपास संपत्तियां इस तरह की हैं जो लगातार सिलसिलेवार
तरीके से चली आ रही है। और यहीं पे कहीं ना कहीं पॉइंट फंसता है कि अगर इस बात को लेकर कह सकते हैं मुस्लिमों के खिलाफ में फैसला जाता है तो कहीं ना कहीं जो बहुत सारी संपत्तियां हैं वो गवर्नमेंट के अधीन चली जाएंगी। ये मुस्लिम पक्ष का कहना है कि यहाँ पर बहुत सारी जो प्रॉपर्टी है, जो लगभग 9 लाख से भी ज्यादा के आसपास की संपत्तियां वक्फ के पास में है। 9 लाख एकड़ जो प्रॉपर्टी है वो वक्फ के पास में, ये लगभग आधा होता हुआ दिखाई पड़ेगा। और ओवैसी ने इससे पहले भी, आपने अगर याद हो, ये कहा था कि ये साजिशन हमारी जमीनों को छीनने का प्रयास किया जा रहा है, हमारी मस्जिदों को छीनने का प्रयास किया जा रहा है, कब्रिस्तानों की जगह के ऊपर कहीं ना कहीं निगाह है, मदरसों के ऊपर जो जगह है उनके ऊपर निगाह है। वहीं गवर्नमेंट की तरफ से पक्ष दिया जाता है कि इस कानून के बाद आने के बाद एक भी मस्जिद को तोड़ा नहीं जाएगा, एक भी मदरसों को तोड़ा नहीं जाएगा। लेकिन जिस तरह से मुस्लिमों के अंदर इस बात का डर है कि बीजेपी कहती कुछ और है, करती कुछ और है, कानून पास होने के बाद उनको इसी बात का डर है कि जो संपत्तियां अब तक वक्फ के पास रही हैं, कहीं केंद्र सरकार उनको अलग अलग कारण बताकर वापस न केंद्र छीन ले। सरकार की तरफ से जो वकील हैं तुषार मेहता, वो ये कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि इस बिल को लाया गया है तो सभी संपत्तियों को यहाँ सरकार की रूप में देखा जाएगा, यानी कि उनके पास पहुंचा दिया जाएगा, यानी कि सरकार की प्रॉपर्टी वो मानी जाएगी। उनका कहना है कि इसके लिए एक वरिष्ठ अधिकारी जैसे कोई कलेक्टर भी हो सकता है और वो एक अपील की प्रक्रिया के तहत ये पूरा होगा। ऐसा नहीं है कि जांच हुई और वो ले लिया गया, लेकिन अगर अपील की जाएगी और ट्रिब्यूनल कोर्ट के तहत यहाँ पर माना जा रहा है कि उसके अधीन होकर ही सारे फैसले लिए जाएंगे। जाहिर बात है कि इसके ऊपर बातें तो बहुत सारी हो रही, तमाम सारी चर्चाएं हो रही, लेकिन अंतिम फैसला कोर्ट का आना है। दोनों पक्षों को बड़े ध्यानपूर्वक सुना जा रहा है। तमाम जो जज हैं इस पूरे पैनल के, वो तमाम बिंदुओं के ऊपर गौर कर रहे हैं। और देखिए, जैसे मैंने शुरू में भी आपसे कहा कि 3 दिन लगभग इस अगर हम 2-3 दिन की बात करें बीते, तो लगातार इसके ऊपर चर्चा हो रही। इसका मतलब कोई ना कोई समाधान इसके ऊपर निकलने वाला है। और देखिए, कोर्ट को लेकर अगर मैं कहूँ तो इससे पहले भी किरण रिजिजू ने एक बात कही थी, जो मंत्री हैं केंद्रीय जो भारत सरकार में, उन्होंने कहा था कि भाई कोर्ट को, अदालत को गवर्नमेंट संसद द्वारा बनाए गए कानूनों के बीच में अड़ंगा नहीं डालना चाहिए, ये अच्छी परंपरा नहीं होगी। लेकिन अगर हम अदालत की बात कर लें तो मुझे याद आता है कि चुनावी बॉन्ड का जो पूरा मामला था, जब अदालत के अंदर गया तो किस तरह से अदालत ने तुरंत इसको रद्द कर दिया और तुरंत सारी जानकारियां कोर्ट को देने को कहा। आनंद फानन में आपको याद होगा, गवर्नमेंट ने तमाम जानकारियां, स्टेट बैंक ने तमाम जानकारियां जो है अदालत के समक्ष रखी। एक बात, दूसरी बात, जब धारा 370 को लेकर कहीं ना कहीं कोर्ट में मामला पहुंचा तो कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया। तो ये कोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि चीजों को किस तरह से वो लेती है, किस तरह समझती है, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि ये जो मौलिक अधिकार है उसमें जो धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है उसका सीधे सीधे तौर पर ये हनन है। अब तमाम पॉइंट्स पे चर्चा हो रही, चाहे कपिल सिब्बल हो या अभिषेक मनु सिंघवी हो, या उस तरफ से अगर सीजी की बात करें तो चाहे तुषार मेहता हो, अपने भी दलील पेश करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तमाम मुद्दों के ऊपर, तमाम पॉइंट्स के ऊपर अपने जो है विचार सामने रख रहे हैं। अदालत भी गौर से इन तमाम चीजों को सुन रही है और उसके बाद ही कोई महत्वपूर्ण फैसला निकलकर सामने आएगा। लेकिन ये बात तो तय है नाज़मीन कि अगर आज लगभग तीसरा दिन होने को आ गया है तो अदालत किसी न किसी नतीजे पर पहुंचना चाहती है। इस मामले का जो परिणाम है वो लोगों के सामने रखना चाहती है। अब वो परिणाम क्या होगा, क्या ये निर्देश दिया जाता है कि चलिए इक्का दुक्का आप कुछ परिवर्तन करके इस मामले को जो है रफा दफा करिए, या फिर याचिका ही कहीं ना कहीं खारिज कर दी जाती है, या तमाम सारे अभी प्रश्न हैं जिसको लेकर भी बातचीत हो रही है। तमाम अदालत जो है पूरा प्रोसेस सुनती हुई दिखाई पड़ती है। अब इसके बाद क्या नतीजा आएगा, इसके लिए हमें वेट करना पड़ेगा। सर, एक आखिरी सवाल लेना चाहूंगी। ये सवाल है कि ये कहा जा रहा है कि गैर मुस्लिमों को जगह क्यों दी जा रही है, जिसमें तुषार मेहता ये कहते हैं कि अगर वक्फ बोर्ड में मान लीजिए जो बिल लाया गया है, इस बिल के तहत 22 लोग हैं, लेकिन इसमें 4 गैर मुस्लिम हैं। लेकिन राज्य स्तर पर बात करें तो 11 लोग हैं, 3 गैर मुस्लिम हैं। उनका ये कहना है कि इस संपत्ति से गैर मुस्लिम भी प्रभावित हुए हैं, उनकी जमीनें भी वक्फ के अंदर आई हैं, तो क्यों हम गैर मुस्लिमों को इसमें शामिल ना करें? देखिए, जाहिर बात है, इस बात को लेकर शुरुआत में भी कहीं ना कहीं बहस हुई। अदालत ने इस पॉइंट को भी रखा कि क्या वाकई में अगर हिंदू जो ट्रस्ट होते हैं, जो मंदिर ट्रस्ट होते हैं, क्या हम उसमें मुस्लिम रख सकते हैं? जाहिर बात है कि हर धर्म का अपना एक ट्रस्ट होता है, चाहे सिख की बात करें धर्म की, या हम क्रिश्चियनिटी की बात करें, या बौद्धिज्म की बात करें, या और तमाम धर्मों की बात करें, अपने
अपने अपने ट्रस्ट होते हैं और अपने अपने लोग वहां पर बैठते हैं। अदालत ने उस समय भी ये कहा था, उस वक्त जस्टिस खन्ना थे, उन्होंने ये बात कही थी कि भाई क्या ये वाजिब होगा कि हम हिंदू जो ट्रस्ट है उनके अंदर मुस्लिमों की संख्या को कहीं ना कहीं जो निर्धारित करते हुए नजर आ जाए। तो ये तमाम मुद्दे हैं जिसको लेकर अभी भी कह सकते हैं कि विचार विमर्श हो रहा है, तमाम दलील पेश की जा रही है और इन मुद्दों को लेकर अदालत की क्या कह सकते हैं मंजूरी होगी, अदालत का क्या फैसला होगा, ये देखना दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि कई तरह के कारण हैं जिसको लेकर कहा जा रहा है। पहले दो तीन मुद्दों पे ही बात करने को तो जो है लगभग तुषार मेहता तैयार थे, लेकिन अदालत ने कहा कि भाई हम पूरे मामले को देखना चाहते हैं, पॉइंट बाय पॉइंट हम चीजों को जो समझना चाहते हैं, उसके बाद कोई फैसला करेंगे, क्योंकि कहीं कोई ऐसी बात रह ना जाए जो ऐसा लगे कि भाई इस पे अगर बात होती तो मामला कुछ और निकल के सामने आता। तो फिलहाल आज तीसरा दिन है, हो सकता है आज कोई बड़ा ऐलान या फैसला निर्णय होता हुआ दिखाई पड़े। बिल्कुल, जहां एक तरफ सुप्रीम कोर्ट में वक्फ संशोधन कानून को लेकर सुनवाई, तो वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड द्वारा 25 मई को एक बड़ी बैठक बुलाई जाएगी और इस बैठक के लिए साफ तौर पर कह दिया गया है कि सिर्फ मुस्लिम ही नहीं बल्कि गैर मुस्लिम भी इस बैठक में शामिल हो सकते हैं। तो क्या एक बड़े आंदोलन की तैयारी है या फिर आपसी सलाह मशवरा करके फैसला लिया जा सकता है? अब देखना होगा कि केंद्र सरकार को झुकाने के लिए 25 मई को बैठक बुलाई गई है, क्योंकि लगातार सुप्रीम कोर्ट में तो सुनवाई चल रही है, बहसबाजी देखी जा रही है, लेकिन कोई निर्णय निकल सामने नहीं आ रहा है। देखना होगा कि क्या होने वाली सुनवाई में कोई बड़ा फैसला निकलकर सामने आएगा या फिर सुनवाई की तारीख आगे बढ़ा दी जाएगी। इस पूरे मुद्दे को लेकर आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। देखते रहें SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।